गडरिया और जादुई छड़ी। शाबू एक बस्ती का गरीब गडरिया था। इसके पास एक लंबी खूबसूरत छड़ी थी जिससे वो बकरियों के रेवड़ पर काबू पाने के साथ साथ इस छड़ी की मदद से दरख्तों के पत्ते भी झाड़ा करता था। ना मालूम इसकी छड़ी में ऐसी क्या जादुई ताकत थी कि छड़ी को ज़रा सा घुमाते ही सारी बिखरी बकरियां ज़रा सी देर में इकट्ठी हो जाती। कोई दरिंदा अगर इनके आसपास मंडलाता दिखाई देता तो छड़ी से इशारा करते ही दुम दबाकर भाग जाता। बकरियां मज़े से ताज़ा हरी भरी घास चरती रहती और गडरिया बेफिक्री से बैठा रहता। दिन ढलने तक शाबू गडरिये का यही मामूल था। इस बस्ती में सबसे रईस आदमी बिन खल्फ था जो कई एकड़ ज़मीनों का मालिक। इसके पास सैकड़ों की तादाद में गाय, भैंसें, भेड़ें और बकरियां थीं जिन्हें एक बड़े अहाते के अंदर बाड़े में रखा गया था। इस बाड़े के साथ ही गलाबानों, चरवाहों और किसानों की झोंपड़ियां थीं। ये झोंपड़ियां मट्टी और गारे से बनी हुई थीं। धूप से बचने के लिए खजूर के पत्तों और छाल की छत ढाली गई थी। इन खस्ता हाल झोंपड़ियों में से एक झोंपड़ी में शाबू और एक में दूसरा चरवाहा सीनू रहता था। शाबू बिन खल्फ की बकरियों को उजरत पर चराता था। सुबह से शाम तक बकरियां चराने के इवज़ बिन खल्फ इसे सिर्फ एक सिक्का देता था। इस एक सिक्के से गरीब गडरिये की क्या खाक ज़रूरत पूरी हो पाती थी। दिन भर का थका मांदा लड़का रूखी सूखी खाकर शुक्र अदा करता और लंबी तान कर सो जाता। सुबह सवेरे बेदार होता, इबादत से फारिग होकर फिर से बस्ती के बाहर चरागाहों में बकरियां चराने निकल पड़ता। एक दिन शाम को शाबू ने बकरियों को इकट्ठा करने के लिए अपनी छड़ी घुमाई, मगर ये क्या, बार बार छड़ी घुमाने पर भी बकरियों ने चरना नहीं छोड़ा था। शाबू सख्त परेशान हो गया। शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसे हर हाल में हमेशा की तरह वक्त पर बस्ती पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि बकरियों का मालिक बिन खल्फ बहुत ज़ालिम इंसान था। क्योंकि बकरियों का मालिक बिन खल्फ बहुत ज़ालिम इंसान था। ये छड़ी शाबू के बाबा की यादगार थी। इसके बाबा नेक और नहायत इबादत गुज़ार बुज़ुर्ग थे। ज़ईफ़ी के बाइस वो एक छड़ी को ज़मीन पर टेक कर इसके सहारे चला फिरा करते थे। शाबू बाबा की वाहिद औलाद था। वो भी अपने बाबा की तरह कनायत पसंद और नेक लड़का था। बाबा की आखिरी निशानी ये छड़ी बाकी रह गई थी। इस छड़ी से इससे बहुत लगाव था। इसने छड़ी को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। ये करामाती छड़ी इसके बहुत काम आती थी। सीनू भी बिन खल्फ की भेड़ें चराने पर मामूर था। शाबू की बकरियां
وقت پر چرنے جاتی تھیں اور وقت پر ہی واپس آ جاتی تھیں۔ بکریوں کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی اور حفاظت شابو خود کرتا تھا۔ اس کی کئی بکریاں خوب موٹی اور فربا تھیں، ڈھیروں دودھ دیتی اور ان کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بن خلف شابو سے خوش تھا اور عنقریب اسے بھیڑوں کے غلے کی ذمہ داری بھی سونپنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سینو چرواہا، جو شابو کا پڑوسی بھی تھا، وہ شابو سے سخت حسد کرنے لگا تھا۔ وہ ایک غیر ذمہ دار اور لاپرواہ چرواہا تھا۔ اسے بس آرام سے غرض تھی۔ اسے کسی طور شابو کی ترقی پسند نہیں تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح بھی مالک کی نظروں میں شابو کو غیر ذمہ دار ثابت کر دے۔ ایک دن سینو کو موقع مل ہی گیا۔ اس نے شابو کی چھڑی چرا لی اور اسی جیسی دوسری چھڑی رکھ دی۔ حسد کے مارے اس نے اصلی چھڑی کے ٹکڑے کر کے اسے گھنے جنگل کے بیچ زمین میں دبا دیا۔ صبح سویرے شابو بھیڑ بکریاں ہنکاتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑا، مگر یہ کیا، چھڑی گھمانے کے باوجود بکریاں قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ شابو ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر انہیں جمع کر کے بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ اسے اس چھڑی سے کتنا آرام اور سہولت تھی۔ اس نے دکھ سے ایک سرد آہ بھری اور ٹوٹے قدموں کے ساتھ بستی کی جانب چل پڑا، جہاں بن خلف اس کی آمد کا شدت سے منتظر تھا۔ سینو نے شابو کو دیکھتے ہی بن خلف سے کہا، مالک، شابو آ گیا۔ معمول کے مطابق بکریوں کی گنتی کی گئی تو بکریاں کم تھیں۔ بن خلف غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے بولا، غیر ذمہ داری کی حد ہو گئی۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کر کے بڑی غلطی کی۔ سینو صحیح کہتا تھا۔ شابو سر جھکائے کھڑا چپ چاپ سنتا رہا۔ اس رات بن خلف نے سزا کے طور پر شابو کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ بیچارہ شابو بھوکا پیاسا ہی سو گیا۔ صبح ہوتے ہی بن خلف نے کوٹھری میں آ کر اسے جگایا اور بولا، احسان فراموش لڑکے، میں نے تمہیں مفت میں پالنے کے لیے نہیں رکھا، روز ایک سکہ دیتا ہوں۔ اب جب تک تم میری بکریاں ڈھونڈ کر واپس نہیں لاؤ گے، تب تک میں تمہیں ایک پائی بھی نہیں دوں گا اور نہ تم اس کوٹھری میں رہو گے۔ بن خلف نے شابو کو بستی سے نکال دیا۔ شابو مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ سینو نے جنگل میں جس جگہ چھڑی کے
टुकड़े दफनाए थे। वहाँ करीब ही एक बड़ा सा तालाब था। पूरे चाँद की रात में इस तालाब के किनारे परियां उतरा करती थीं। इस रात परियों के साथ परस्तान की शाही सवारी, खूबसूरत घोड़ा गाड़ी भी थी। गाड़ी में जोता हुआ घोड़ा तालाब के आसपास उगी हुई घास मज़े से चर रहा था कि अचानक घोड़ा बदक कर उछला। शाबू दरख्त की ओट में छुपकर परियों को देखकर हैरान हो रहा था। घोड़े के बुरी तरह कराने की आवाज़ सुनकर घबरा गया। परियों के साथ इनका रखवाला जिन भी वहाँ मौजूद था। इसकी तेज़ नाक ने आदम की बू सूंघ ली थी। जिन ने पीछे से जाकर शाबू को पकड़ लिया और मलिका परी के सामने पेश कर दिया। शाबू डरपोक नहीं था और ना इसने कोई जुर्म किया था। घोड़े के ज़ख्मी सम देखकर परियां परेशान हो गई थीं, क्योंकि खून मुसलसल जारी था। इसके सम में कोई चीज़ फंसी हुई मालूम हो रही है। शाही अस्तबल में घोड़े की देखभाल पर मामूर जिन ने मुआयना करते हुए कहा, घोड़े के समों में चुभी चीज़ कोई कांटा नहीं, बल्कि टूटी छड़ी का बड़ा सा नुकीला टुकड़ा था। शाबू अपनी छड़ी को अच्छी तरह पहचानता था। ये देखकर उछल पड़ा और बेख्तियार बोल उठा, आह मेरी प्यारी छड़ी, तुम यहाँ हो। सारी परियां शाबू को गुस्से से घूरने लगीं। रखवाला जिन आगे बढ़कर बोला, गुस्ताख, तुमने हमारी मलिका के घोड़े को जानबूझकर ज़ख्मी किया है। शाबू ने बेखौफी से कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी छड़ी तो सही सालिम थी। कल कोठरी से गायब हो गई थी और अब यहाँ इस हालत में मिली है। शाबू की बेखौफी ज़ाहिर कर रही थी कि वो सच बोल रहा है। रखवाले जिनको छानबीन के लिए इंसान के रूप में बस्ती भेजा गया। मालूम हुआ कि ये कारस्तादी सीनू की है। इसी ने ही शाबू को मालिक की नज़रों में गिराने के लिए छड़ी के टुकड़े करके जंगल में दफना दिए थे। मलिका परी के हुक्म पर रखवाला जिन सीनू को उठा लाया था। सीनू मलिका परी के कदमों में पड़ा था। इसे अपना जुर्म कबूल करने में लम्हा भी नहीं लगा। मलिका परी ने शाबू की छड़ी तोड़ने, इसे परेशान करने और मालिक से पिटवाने के जुर्म में सीनू को सख्त सज़ा सुनाकर परस्तान के कैद खाने में कैद करने का हुक्म जारी कर दिया और शाबू को इसकी छड़ी के बदले में एक नई खूबसूरत जादुई छड़ी दी, जो चांदी को
سونا بنا دیتی تھی۔ بن خلف کو اصل بات معلوم ہوئی تو وہ نادم ہوا۔ اس نے شابو کو اپنے تمام ریوڑ کا نگراں بنا دیا اور ایک عمدہ مکان اسے دے دیا۔ اب اس چھڑی کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا تھا۔ جو بھی اسے چرانے کی کوشش کرتا تو وہ پتھر کا ہو جاتا۔